एक विनम्र अपील। यह वीडियो करीब 16 मिनट का है। यह अन्य वीडियो की भांति नहीं है। इसमें गरीबों के साथ कैसे न्याय मिलता है उसके कष्टों का वर्णन है। इसलिए यदि देखना है तो पूरा देखिए, वरना आधा अधूरा देखकर अपना समय और डाटा नष्ट मत कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देश और दलित के साथ न्याय का भी कुछ भी रिश्ता है। ये रिश्ता कैसे बनती है ये मुझे तो नहीं पता, परंतु आप सभी लोगों को इसके संबंध में पूरी तरह से पता होगा। सबसे पहले कोई दलित आइकन, सबसे पहले कोई दलित जो समाज के परिवर्तन की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वैसे लोगों को टारगेट किया जाता है। उसके संबंध में, उसके बारे में उसे हिट लिस्ट में डाला जाता है, फिर उसकी हत्या हो जाती है। उसके रहनुमा सड़क पर आते हैं, आंदोलन करते हैं और अंत में उसके जीवन की कीमत लगती है, उसके प्राण का दाम लगता है। बस मिल गया। मुझे लगता है कि इन दलितों की जिंदगी का अंतर भेड़ बकरियों के जीवन से कुछ खास ज्यादा नहीं। क्योंकि जीवन की कीमत तो दोनों की लगाई जाती है, दाम तो दोनों की लगाई जाती है। एक भेड़ बकरियों की कीमत जिसे जीते जी लगाया जाता है, परंतु कोई व्यक्ति, कोई दलित व्यक्ति के जीवन का कीमत उसके मरने के बाद, उसकी हत्या के बाद लगाई जाती है। फर्क सिर्फ इतना होता है, हम उसको फर्क के रूप में नहीं देखते। हाँ, ये कह सकते हैं दोनों में समानता सिर्फ यही होती है कि दोनों का पैसा जो होता है, स्वयं जिसकी जान जाती है वो इस्तेमाल नहीं करता। भेड़ बकरी की हत्या होने के बाद उसके मालिक को पैसे मिलते हैं जब दाम लगते हैं, और किसी दलित व्यक्ति की जान जाती है तो उसके परिवार वाले मुआवजा लेकर के करते हैं। परंतु क्या यही न्याय है? क्या इसे न्याय कहते हैं? क्या इस प्रकार से जो हत्यारा है उसको मनोबल गिराया जा सकता है, या क्या उसके अंदर में परिवर्तन लाया जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता है, शायद आपको लगे। गजब का दलित का नेतृत्व भी है। हम कहने के तो 85 से लेकर के 90% तक कहते हैं कि हम 90 हैं। सच में हम 90 हैं, परंतु हम एक हैं का, हम 90 भाग में बटे हुए हैं। और इस प्रकार से बढ़ करके हम 1% हो गए। और जब हम बढ़कर 1% हो गए हैं तो निश्चित है कि 3% वाले लोग हम पर भारी पड़ेंगे। इनसे मुकाबला करने के लिए हमारे पास में कोई शक्ति और सामर्थ्य नहीं है। हम अपने नेतृत्व की ओर देखते हैं, हम अपने नेता की ओर देखते हैं कि हमारा नेता जो है हमारी लड़ाई लड़ेगा। शायद इस बात को भूल जाते हैं। आपके नेता, जिनको आप अपने नेता के रूप में मानते हैं, आपके बारे में लड़ाई कितना लड़ते हैं वो उनसे ज़्यादा आप भी जानते हैं। यूपी की ही पार्टी बहन जी की भी है और चंद्रशेखर आजाद रावण जी का भी। आखिर कारण क्या है? यूपी की ही दोनों पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी तथा आजाद समाज पार्टी।
किसे यह समझ में नहीं आता कि दोनों पार्टियां जब एक मंच पर आ जाए तो यूपी में बहुत कुछ हो सकता है। एक तरफ बहन जी जो चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि भाजपा की बी टीम, और यह कह करके उसे तवज्जो नहीं देते हैं। दूसरी तरफ जब यूपी में ये पूरे देश में कहीं भी दलितों के साथ शोषण, उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार होती है तो वहां पर पूरे दमखम के साथ अगर कोई लड़ाई लड़ती है तो उसमें चंद्रशेखर आजाद रावण का भी नाम आता है। दोनों दलित चेहरे, दोनों दलितों के ही आवाज है। फिर आखिर दोनों दो मंच पर क्यों, एक मंच पर क्यों नहीं? किसे बेवकूफ बनाते हैं, किसे बुड़बक बना रहे हैं? आप यदि चाहे न्याय दिलाना तो आप दोनों मिलकर के संघर्ष कर सकते थे। आप दोनों एक मंच पर आकर भी संघर्ष कर सकते थे। चंद्रशेखर जी को जब बहन जी इग्नोर करती हैं तब अखिलेश जी के पास में जाते हैं। और अखिलेश जी को पता चल जाता है कि इनको अपनी ही पार्टी, अपनी ही समाज के लोग वैल्यू नहीं देता है। इस वजह से अखिलेश जी इनको तवज्जो नहीं देते। बहुत से लोगों को दिल को ठेस पहुंच सकती है, चोट लग सकती है, लेकिन क्या करें, पत्रकार होने के नाते हमारी व्यवस्था है कि सच तो बोलना पड़ेगा। अभी पूरे प्रदेश की अगर बात करूं, पूरे देश की अगर बात करूं तो चंद्रशेखर आजाद रावण के जैसा युवा और पूरे जोश खरोश के साथ लड़ने वाले नेता देश स्तर पर कोई नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बिहार की बात करूं, दलितों की बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन वे राजनीतिक चाशनी चाटने के सिवाय उनका और कोई काम नहीं है। परंतु दलित आंदोलन और दलितों को न्याय की अगर बात करें तो समता मूलक समाज पार्टी के मनोज कुमार भारती के जैसा दमखम के साथ धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध करने वाला बिहार में कोई नहीं दिखता। यदा कदा नीले रंगों के, नीले झंडों के साथ में बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भी सड़क पर देखा जाता है, परंतु हमेशा नहीं। चलिए मान लें दोनों लड़ने वाले, फिर आखिर बिहार के लोगों के साथ जो घोर अत्याचार, अनाचार, उत्पीड़न हो रहा है, इनके लोगों के साथ हत्या, इनके लोगों के साथ रेप, इनके लोगों के साथ अत्याचार, अनाचार, दुराचार अगर हो रहा है तो यहाँ के जो दलित नेतृत्व नेता अपने आप को कहते हैं, आखिर एक मंच पर क्यों नहीं करते? आखिर आपकी मंशा क्या है? आप किनको बेवकूफ बनाते हैं? यहाँ की दलित भोली भाली जनता वो भी अब समझ चुकी, उनको भी पता हो गया कि मेरा नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है, मुझे तो लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। वोट के दिन लोग आता है मेरे से वोट मांगता है, इसलिए यहाँ की जनता भी समझ गई और इनको वोट नहीं करती, ताकती है कि वोट किसको करें। इसे लगता है कि मेरे हक अधिकार के लिए लड़ने वाला तो यहाँ कोई है नहीं, इसलिए अपने वोट को पैसे के बल पर बेच दे। क्योंकि इसे पता है 5 साल तक ऐसे भी मेरे ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार होता ही होता है। चलो इस वोट का इस्तेमाल हम पैसे लेकर के ही क्यों करें। यदि वास्तव में दलित नेतृत्व सही हो जाए, अगर वास्तव में दलित नेता अपनी छवि को सुधार ले, वास्तव में दलित नेता अगर ये मन में ठान ले
कि हम यहाँ के 85% लोगों को न्याय दिला करके रहेंगे, तो ये 3% वालों की कोई विषाद नहीं है। ये दलितों के ऊपर अगर शोषण, जुल्म, अत्याचार होता है तो इसमें कोई और दोषी नहीं है, ये दलित नेता ही दोषी है, क्योंकि इनकी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। ये मर्ज नहीं हो सकते, ये एक मंच पर ये लोग नहीं आ सकते। इनकी व्यवस्था है, इनकी लाचारी है, और लाचारी ये है कि फिर राजनीति करने का और इनको जो मुख्यमंत्री बनना, मिनिस्टर बनना, विधायक बनना, ये जो पद लुप्ता है, इसकी जो लालसा है, इसकी जो चाहत है, शायद इनको लगता है कि पूरा नहीं होगा, जबकि वास्तविक यही है कि जब एक मंच पर आकर के सारे लोग एक स्वर में 85% लोग अगर पूरे देश का एक हो जाए, तो यह लोकतंत्र में जिसे डरना चाहिए वो डरेगा। और यहाँ का शासन, यहाँ की प्रशासन दलितों की और बहुजनों के हाथ में कीजिए। मेरा क्या है, मैं एक पत्रकार हूं, सच को कहना ये मेरा काम है और मैं कहता रहूंगा। आप सुने ना सुने ये आपका अपना व्यक्तिगत मामला है, परंतु तकलीफ मुझे भी होती है जब किसी दलित के बहन बेटी के साथ अश्लील हरकत होते हैं, किसी दलित के बहन बेटी के साथ लज्जा भंग करके उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, और उसी समाज के थाना प्रभारी के द्वारा जब उसका केस दर्ज नहीं होता है तो तकलीफ तो होता है। जो थाना प्रभारी, जो एसपी और जो पदाधिकारी ये बात कहता है कि हमें तो एसपी साहब इस कुर्सी पर बैठाए हैं, एसपी साहब बोलेंगे कि हमें तो डीजीपी साहब इस कुर्सी पर बैठाए हैं। ऐसे ऐसे लोगों को शायद ये भी अभी पता नहीं है कि यदि बाबा साहब संविधान में आरक्षण का प्रोविजन नहीं किया होता, छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा आरक्षण नहीं दिया गया होता, तो शायद भूल रहे हैं, आपकी कोई हैसियत नहीं थी, आपकी कोई औकात नहीं थी। और यदि इतना भी पता नहीं तो आप अपने बाप दादाओं से पूछ करके देख लीजिएगा, जमीन पर भी बैठने के लिए आपके बाप दादाओं को परमिशन लेना होता था, और आज आपको बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान और छत्रपति साहू जी महाराज के आरक्षण के बल पर नौकरी मिल गई है, अधिकारी और पदाधिकारी हो गए हैं, तो सारे लज्जा, हया, शर्म को धो करके आप बेशर्मी की हद को पार कर जाते हैं और अपने लोगों के ऊपर शोषण करते हैं। याद रखिएगा, जिस दिन इन बहुजन लोगों को यह एहसास हो जाएगा ना, जान बचाने के लिए, भागने के लिए आपको ये जमीन जो है ना बहुत कम पड़ जाएगी। खैर, मेरा काम कहना था, मैंने तो कह दिया। गौर करना आपका काम है, विचार करना आपका काम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम व्यूअर्स को जो आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। गुजारिश है, निवेदन है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हालांकि हमें यह भी पता है कि आप ये भी करने में सक्षम नहीं है, आप ये भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको तो इंटरेस्ट नंगा नाच देखने में होता है। आप उस वीडियो को शेयर करेंगे। आपको तो इंटरेस्ट जो अश्लील गाने होते हैं उसको सुनने में
और उसे वायरल करना होता है। भला ये खबर से, इस खबर को वायरल करने से आपकी मान सम्मान भी तो चली जाएगी ना, आपकी प्रतिष्ठा का भी तो हनन हो जाएगा। अगर अभी भी नहीं सचेत हुए ना, तो याद रखिए आज के 500 साल पहले वाला जो है ना, 5000 वर्ष पहले वाला, वही आपके साथ होगा। और आपके साथ क्या होगा, इस चीज को कल्पना नहीं, देखने के लिए शूद्र द राइजिंग फिल्म है, उसको देख लीजिए। जी हाँ, शूद्र द राइजिंग देखिएगा क्या स्थिति थी। समझ में आता है तो ठीक, नहीं समझ में आता है तो बहुत ठीक। हमें पता है आपकी लत लग चुकी है, आप अभ्यस्त हो चुके हैं गाली सुनने, लात खाने की, जूते चप्पल खाने। अच्छा लगता है तो ठीक, मुझे क्या, मेरा जमीर जाग चुका है। मैं अम्बेडकर क्राइस्ट हूँ और मैं लड़ना जानता हूँ। मैं अपना हक अधिकार के बारे में बोलना चाहता हूँ। आप जैसे गूंगे और बहरे नहीं, आप जैसे नपुंसक नहीं है, नामर्द नहीं। मैं मर्द, आजादी के लिए सर कलम करना और कराना, अगर दोनों की बारी आएगी तो मैं पीछे नहीं हटता। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।